डियर एस्पिरेंट्स, संडे टॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा सवाल है, जिस सवाल को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको नजर भी आ रहा होगा, बड़ा ऑब्वियस सा है पर बहुत जरूरी है अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। जब इलेक्शन आता है, वैसे जब इलेक्शन तो नहीं कहें, हमारे देश में हमेशा इलेक्शन चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। कहने को क्या है, कह लो। अब कितना फेस्टिवल है और कैसी डेमोक्रेसी है, इसके बारे में क्या ही कहें। खैर, बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल आए होंगे। उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछा, गुजरात में भी इलेक्शन आने वाले हैं, काफी सारे स्टेट में आने वाले हैं। तो आपके स्टेट में जब इलेक्शन आता है और आदर्श आचार संहिता, जिसे हम कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जब ये अप्लाई हो जाता है, जब ये लागू हो जाता है, तो लोग पूछते हैं कि भाई अब क्या नई वैकेंसी अनाउंस हो सकती है क्या जो वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस है उस पर रिटन एग्जाम हो सकता है क्या उस पर रोक लग जाती है, क्या इंटरव्यू हो सकता है जिसका रिजल्ट आ चुका है, क्या इंटरव्यू हो गया, लिस्ट आ गई सिलेक्शन की, तो क्या हमारा अपॉइंटमेंट हो सकता है, क्या हमारा प्रमोशन हो सकता है। ये बड़े ऑब्वियस से सवाल हैं। तो आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो जाता है, जब आदर्श आचार संहिता अप्लाई हो जाती है, तो क्या ये सारी चीजें हो सकती हैं। बेसिकली इलेक्शन कमीशन इस पे एक मैनुअल पब्लिश करता है। फर्स्ट सजेशन उसका 2019 में पब्लिश हुआ था, उसके वेबसाइट पे है, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। पूरा डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, पूरा तो मैनुअल उनका 300 पेज का, इससे भी ज्यादा है। ठीक है, आपको चाहिए तो आप पढ़ लेना। हम ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको समझने की कोशिश करेंगे कि इस पे बेसिकली वो क्या कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे लिख सकते हो, या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, और मेरा ऐप है उसको भी आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। अब हमारा जो इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे है या फिर आदर्श आचार संहिता पे है कि किस तरीके से क्या चीजें करना है, क्या नहीं करना है, अगर उसके चैप्टर 5 में आप चले जाओगे तो चैप्टर 5 का जो पॉइंट 5.2.1 है, उसका 12th नंबर का जो पॉइंट है, वो साफ साफ बड़े ही क्लियर वर्ड्स में मेंशन किया गया है वहां पे कि रेगुलर रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन थ्रू यूपीएससी, ध्यान दीजिए बॉडीज का नाम मेंशन किया गया है, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी कैन बी कंटिन्यू, मतलब जो भी चल रहा है प्रोसेस वो कंटिन्यू रहेगा, उसका इलेक्शन का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस उस पर नहीं लगाए गए हैं, आदर्श आचार संहिता का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। हाँ, एक बात है, एक चीज कहा गया है कि रिक्रूटमेंट थ्रू द नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी विल बी रिक्वायर प्रायर क्लियरेंस फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन, कि जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हैं अगर उनके थ्रू रिक्रूटमेंट किया जा रहा है तो पहले क्लियरेंस लिया जाएगा इलेक्शन कमीशन से। अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि भैया ये भी जरूरी है तो वो परमिशन दे देंगे। ऐसा नहीं कि तुम परमिशन देते ही नहीं है, जरूरी है तो दे सकते हैं, जरूरी नहीं है तो जनरली वो एडवाइस करते हैं कि भैया इलेक्शन हो जाने दो तो कर लेना। ठीक बात। अब मन में एक सवाल आएगा कि भैया यहाँ पे दो बॉडी का नाम लिया गया है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हो सकता है आप में से काफी सारे लोग जानते हो इसके बारे में, जो लोग नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या होती है स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। बेसिकली ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में होती है। जैसे यहां पे मेंशन किया गया है ना यूपीएससी के बारे में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, ये दोनों बॉडी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अपना पावर और फंक्शन को ड्राइव करती हैं। मतलब उनके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में 315 जो आर्टिकल है हमारा, उसमें मेंशन किया गया है कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा फॉर यूनियन एंड स्टेट, तो उसके बेसिस पे ये बनाया गया है। तो ये कौन सी बॉडी हो गई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके अलावा बहुत सारी बॉडी हैं, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, ट्राइबल कमीशन है, ओबीसी कमीशन है। इस टाइप की जितनी भी बॉडी होती हैं जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब जिनके बारे में वहां पे मेंशन नहीं किया गया है उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या कहते हैं उनको? हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी और एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी हम उनको कहते हैं जिनसे रिलेटेड रूल एक्ट हमारी सरकार ने
पार्लियामेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट असेंबली में पास करवा रखा है, मतलब उनसे रिलेटेड लॉ हैं जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है या स्टेट असेंबली बनाया है, और ये बॉडी अपना फंक्शन और पावर कहां से ड्राइव करेंगी, उस लॉ से ड्राइव करेंगी। तो अगर ऐसा कोई लॉ है तो उसे हम कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर समझ रहे हो, तो सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि भाई हम ये बॉडी बना रहे हैं, तो अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोई बॉडी बना दिया गया है तो उसे हम कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। अब अगर आपको फील नहीं आ रहा तो थोड़ा ऐसे समझिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बहुत पावरफुल होती हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस करने तो सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे अमेंडमेंट तो होगा नहीं, ठीक बात। फिर उनसे थोड़ी कम पावरफुल होती हैं आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब हम अगर ऐसे सेंस में कहें ना कि किसको कितना तेजी से अल्टर किया जा सकता है, तो इसके रिलेटेड लॉ कहां से आया, असेंबली से आया है। तो इसमें अगर कोई चेंजेस करने हैं, कोई मॉडिफिकेशन करने हैं, तो सरकार को कहां जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में, सेंटर को, स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट असेंबली में जाना पड़ेगा, वहां अपोजिशन के लोग रहेंगे, डिबेट होगा, ठीक रहेगा तो पास होगा, नहीं ठीक रहेगा तो नहीं पास होगा। वो अलग बात है कि जिस पार्टी, जो पार्टी मेजोरिटी में वो पास करवा लेती है, ठीक बात। तो इसको भी अल्टर करना उतना आसान नहीं है, पर इसको अल्टर करना बिल्कुल आसान है। सरकार ने बनाया है, जो पैदा कर सकता है वो मार भी सकता है, तो सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के बनाया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देके खत्म कर देगी। तो इसलिए कहा गया है कि भाई इलेक्शन के टाइम पे ऐसा ना हो कि सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के और नई वैकेंसी कर ले, तो वो क्या होगा, वो इलेक्शन का मतलब इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। या फिर पहले से है ऐसी बॉडी, तो ऐसी बॉडी को तो सरकार कभी भी खत्म कर सकती है, तो ऐसा ना हो कि इसका फायदा उठाया जाए, इलेक्शन में जो पार्टी रूल कर रही है वो इसका फायदा ना उठाए। इस वजह से कहा गया कि भाई इलेक्शन कमीशन का प्रायर आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर ठीक है, इमरजेंसी है, तो इलेक्शन कमीशन परमिशन दे भी देता है। नीचे इनके बारे में थोड़ा और मेंशन किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, आप समझ गए होंगे बेसिकली तीनों में डिफरेंस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक बात। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज तो समझ में आ गया है भाई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं और जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं, एकदम साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि उसके रिक्रूटमेंट में, प्रमोशन में, अपॉइंटमेंट में कोई रोक नहीं होती है। अगर आप कहीं फोन करके पूछते हो कि हमारा रिजल्ट आने वाला, और उधर से जवाब मिलता है कि भैया अभी तो आदर्श आचार संहिता चल रही है ना, तो आपका नहीं आएगा, मतलब वो ब्लफ कर रहे हैं, आपको बकैती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो, तो तुम्हारा पावर है भाई, कोई जबरदस्ती तो कहेगा नहीं वैकेंसी निकालो, रिक्रूटमेंट करो। तो इलेक्शन कमीशन का या फिर आचार संहिता का उसमें कुछ लेना देना नहीं होता है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन है कुछ चीजों पे। किस पे रिस्ट्रिक्शन है भाई? रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एडहॉक अपॉइंटमेंट। कोई टेम्पररी अपॉइंटमेंट हो रहा है, उस पे रिस्ट्रिक्शंस है, और उस पे रिस्ट्रिक्शंस होने भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, वोटर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। मान लीजिए मेरी पार्टी का सरकार चल रही है, मैं कह दूं वोटर्स को भाई तुम्हारा हम मतलब एडहॉक पे अपॉइंटमेंट अभी कर देते हैं, अगर तुम हमको वोट दोगे, हम सरकार में आ गए तो तुमको परमानेंट कर देंगे। अब एडहॉक पे अपॉइंटमेंट के लिए कोई स्पेशल रूल रेगुलेशन तो होता नहीं है। जो रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है गवर्नमेंट जॉब का, उसका अलग से रूल रेगुलेशंस बना होता है, रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट करना होता है। पर यहां पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है एडहॉक के लिए, नो रूल्स नो रेगुलेशन, मन करे रिटेन लो, मन करे इंटरव्यू लो, मन करे कुछ मत लो, ठीक है, कर दो अपॉइंटमेंट और उनको प्रॉमिस कर दो कि इलेक्शन में हम दोबारा आ गए तो तुमको परमानेंट कर देंगे। तो इस तरीके से वोटर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो एडहॉक अपॉइंटमेंट को भाई रिस्ट्रिक्ट किया गया है, एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। ठीक बात समझ में आ गया। फिर ये जो पॉइंट 5.8.3 है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जैसे यहां पे भी मेंशन किया गया है कि अगर एक्सट्रीम अर्जेंसी है, बहुत जरूरत है, तब परमिशन दे देता है इलेक्शन कमीशन। अगर जरूरत नहीं है तो इलेक्शन कमीशन एडवाइज करता है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी को कि भैया रुक जाओ, इलेक्शन के बाद कर लेना रिक्रूटमेंट। तो वही बात यहां पे भी मेंशन किया गया है, ये आप देख पाओगे जो चैप्टर नंबर 5 है उसके 5.8.3 में जो पॉइंट मेंशन किया गया है वो उससे रिलेटेड है। अब ये डिफेंस से रिलेटेड मैटर है। डिफेंस में बेसिकली ये रिप्लाई आया था, एक लेटर भेजा था, उस टाइम की बात है, ये 2014 की बात है। ये लेटर आपको नजर आ रहा होगा। ये लेटर भेजा गया था बेसिकली कि कुछ खाने पीने का सामान, मतलब इडेबल ऑयल चाहिए था। तो ये रिक्वेस्ट किया गया था कि हम इसके लिए बजट, ऑब्वियसली इसके लिए तो बजट एलोकेशन करना पड़ेगा। तो जो डिफेंस के लोग हैं जिनकी ड्यूटी इलेक्शन में है, उसके लिए लेटर लिखा गया इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेने के लिए कि ये चीज चाहिए, क्या हम परचेज कर लें। तो उसका जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भैया जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो डिफेंस फोर्सेस पे अप्लाई ही नहीं होता है, आपको हमसे परमिशन लेने की जरूरत है ही नहीं।
तो यहां पे भी साफ मेंशन किया गया है कि मॉडल कोड इज नॉट अप्लीकेबल टू द एनी मैटर अपॉर्टेनिंग डायरेक्टली टू द डिफेंस फोर्सेस। मतलब डिफेंस फोर्सेस का कोई मैटर, अब यहां पे लिख भी दिया गया टू बी रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, या फिर कुछ भी इस टाइप का सर्विस रिलेटेड मैटर हो, या फिर टेंडर से रिलेटेड मैटर हो, या फिर प्रोक्योरमेंट से, परचेजिंग से, कोई भी मैटर हो डिफेंस फोर्सेज का, उसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से कोई लेना देना है ही नहीं। तो वहां पे जो भी चीजें चल रही होंगी वो ऐसे ही चलती रहेंगी। आपको पता है जो डिफेंस फोर्सेज होते हैं उनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, दिया जाना भी चाहिए। ऐसा थोड़ा नहीं कि भाई प्रोक्योरमेंट मतलब कुछ डिफेंस से रिलेटेड चीजें खरीदी जा रही हैं तो अब इलेक्शन आ गया अब नहीं खरीद सकते, पेमेंट नहीं कर सकते। भाई आर्मी को जरूरत है, उधर लड़ाई लग गई, फिर कहोगे कि भाई इलेक्शन चल रहा था इसलिए खरीद नहीं पाया, आप कैसे लड़े। तो मतलब इन शॉर्ट है कि डिफेंस फोर्सेज को तो एक्सक्लूड किया गया है पूरी तरीके से। तो वहां पे रिक्रूटमेंट की भी बात किया गया है, खाने पीने की तो बात छोड़ दीजिए, टेंडर की बात छोड़ दीजिए, परचेजिंग, प्रोक्योरमेंट, जो भी वो बातें छोड़ दीजिए। रिक्रूटमेंट में भी कहा गया है कि भाई बिल्कुल इस पे अप्लाई नहीं होता है। तो डिफेंस में भी वैकेंसी जो आती हैं वो आ सकती हैं, उस पर कोई रोक नहीं है, स्पेशली अगर हम कोड की बात करें तो। और ये वो लेटर है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, यही परमिशन मांगा गया था। इसके रिप्लाई में इलेक्शन कमिश्नर ने इतना लंबा चौड़ा ये लिखा था रिप्लाई में कि भैया सब कुछ एलिजिबल है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है। अब कंक्लूजन कर लेते हैं भाई। कंक्लूजन तो क्या है, पता चली गया होगा आपको कि नई रिक्रूटमेंट अनाउंस हो सकती है, कोई रोक नहीं है भाई। जो रिक्रूटमेंट हो चुकी है उसका रिजल्ट भी आ सकता है, उस पर भी कोई रोक नहीं है। रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू भी हो सकता है, उस पर भी कोई रोक नहीं है। सब कुछ हो गया तो अपॉइंटमेंट भी हो सकता है, उस पर भी कोई रोक नहीं है। प्रमोशन भी हो सकता है, उस पर भी कोई रोक नहीं है। तो इन शॉर्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या फिर आदर्श आचार संहिता किसी भी टाइप का रोक नहीं लगाती है। तो ये सब चीज कहना कि भैया इलेक्शन आ गया अब नई वैकेंसी कैसे आएगी, आचार संहिता लग गया, ये सब बकवास भरी बातें हैं या फिर लैक ऑफ नॉलेज है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ पर्सनल डिस्कशन है तो पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।